2010-11 की बात है। इंडिया में मनी सर्कुलेशन स्कीम्स हर स्टेट में, हर कोने कोने में काफ़ी बड़े लेवल पे पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर दिया, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। 2011 से 2021 तक ये 10 इयर्स में फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर एफडीएसए की पेनिट्रेशन हुआ। Many of the office bearers of FDSA had to sacrifice many things. हमारे ऊपर भी केसेस हुए। 2015 में सब भयंकर लेवल पे क्रिप्टो करेंसी डिस्टर्ब कर रहा था इंडिया में, और हमने नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट लेके आया जिसमें क्रिप्टो करेंसी शामिल करके पूरा मार्केट अवेयरनेस दिया। नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एसोसिएशंस एंड कंपनीज to make it a part of their regular education. नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं नेटवर्किंग के दीवाने के एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम अनवील कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की बारीकियों को, जहां हम समझेंगे कि एक एसोसिएशन का क्या रोल होता है कंपनी के लिए। तो आइए मिलते हैं हमारे नए गेस्ट से जो आईटी में माहिर हैं और तकरीबन 20 साल का अनुभव रखते हैं। किशोर वर्मा जी, हैदराबाद से। Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Kishore Verma. सर, आपका स्वागत है हमारे वन ऑफ अ काइंड शो नेटवर्किंग के दीवाने में। और आज हम जानना चाहेंगे कंपनीज़ की आईटी के बारे में और एसोसिएशंस के बारे में और बहुत कुछ। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपकी जर्नी से कि आप कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में आए। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप आईटी कंपनी रन करते हैं, तो क्या नाम है आपकी आईटी कंपनी का? स्मार्टसॉफ्ट इंडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, हम हैदराबाद से काम करते हैं। सर, कितने साल हो गए आपको इस कंपनी में? डायरेक्ट सेलिंग का सॉफ्टवेयर बनाते अभी 23 इयर्स हो गया है। अब अक्टूबर आए तो 24 इयर्स पूरा हो जाता है। अगर हम कंपनी की बात करें स्मार्ट सॉफ्ट को, तो उसको कितना टाइम हो गया? हमारा कंपनी शुरुआत ही डायरेक्ट सेलिंग सॉफ्टवेयर बनाने में शुरू हुआ है। 2000 साल का अक्टूबर में दशहरा के दिन हमारा सबसे पहला एक प्रोजेक्ट की कंफर्मेशन आया था। उसी दिन हम मानते हैं कि हमारा शुरुआत हुआ है। फिर तब से हमने डायरेक्ट सेलिंग का सॉफ्टवेयर बनाना काफ़ी बड़ा लेवल पे काम किया। हर चीज़ काफ़ी लंबा समय तक सर्विस करते। अभी तक हमारा 80% बिजनेस जो है, हमारा क्लाइंट बेस जो है डायरेक्ट सेलिंग का है, और बाकी कस्टमाइज्ड ईआरपी सॉल्यूशन बनाना, कोई भी मॉडर्न ट्रेड की सॉल्यूशंस बनाना, वो भी हम करते हैं। तो सर, ऐसा क्या था जो इतने लंबे समय तक आप डायरेक्ट सेलिंग से, मैं मानती हूँ कि आकर्षण है इस इंडस्ट्री में, ऐसा क्या था सर आपके साथ जो आप इतने लंबे समय तक इस इंडस्ट्री से जुड़े रहे? जब मैं ये आईटी लाइन पे आया हूँ, मैं अपना करियर की ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहा था। मेरे को सबसे पहला जब प्रोजेक्ट मिला वो एक लेवल मैट्रिक्स प्लान सॉफ्टवेयर बनाने का था। मैं अपनी हिसाब से, अपनी समझ, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो बनाया वो काफ़ी बड़ा सक्सेस हुआ। और इस संदर्भ में मैं काफ़ी खुशी हूँ जिसने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया उसको याद करने का। उसका नाम है मिस्टर पीवीएल कोटेश्वर राव, हैदराबाद से है, जिसने मेरे को सबसे पहला एक अपॉर्चुनिटी दी है इस इंडस्ट्री से, और वो काम काफ़ी बड़ा सक्सेस हुआ। और तभी मुझे मालूम पड़ा कि ये जो एक इंडस्ट्री है, नया नया है, पैदा हो रहा है, और इसका कोई तैयार आईटी बनी नहीं है। और मुझे समझ में आया कि एक मॉडर्न ट्रेड है और इस इंडस्ट्री में बहुत भविष्य है, सीखने का बहुत है, और मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत है। तब से हमने इसमें पूरा डेडिकेटेडली काम किया है। बहुत इन डेप्थ में समझ के हमने बनाया है, और हमने जितना भी बनाया वो काफ़ी बड़ा सक्सेस हुआ है। और आज तक हमारा
वही हमारा परिचय पहचान जो भी है डायरेक्ट सेलिंग सॉफ्टवेयर से ही बन के रहा है। सर मोर देन 2 डेकेड्स का आपको एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपसे मैं सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का आईटी सही होना कितना इम्पोर्टेंट है, और आईटी की क्यों रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को? इस विषय पे मैं कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई भी व्यापार है, व्यापार तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से हैं, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर भी तो बिजनेसेस तो चलता रहता था, अपने अपनी लिखित हिसाब से चलता रहता था। जैसा हमारी लाइफ में कंप्यूटर्स आया, सॉफ्टवेयर्स आया, टेक्नोलॉजी आया, व्यापार और आसान करने का नया नया तरीका अपनाया और तेज़ी से करने का, बड़ा लेवल पे करने का एक माध्यम बन गया। लेकिन कुछ व्यापार ऐसे हैं जो अपन मॉडर्न ट्रेड कहते हैं, वो केवल टेक्नोलॉजी पे ही होने वाला है, बिना टेक्नोलॉजी होगा ही नहीं। मॉडर्न ट्रेड मतलब टेक्नोलॉजी वाला हाँ, ट्रेड। मतलब ये जो ट्रेड है ये केवल टेक्नोलॉजी पे ही होने वाला है, बिना टेक्नोलॉजी आप कर ही नहीं पाएंगे। सर एग्जांपल जैसे कि ई कॉमर्स, वो ऑफिस किधर है, कंपनी किधर है, कोई नहीं जानता, लेकिन पूरा पैन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे कि अमेज़ॉन बिजनेस होता रहता है। ई कॉमर्स हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो, ओला, उबर, ये जो पोर्टल्स हैं जो वेब इंटरनेट पे ही एग्जिस्ट करता है लेकिन बड़ा लेवल पे बिजनेस करता है, ये केवल टेक्नोलॉजी पे ही चलने वाला बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग भी वैसा ही बिजनेस है। आप बिना टेक्नोलॉजी आप डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं सकते। ये है एक डायरेक्ट सेलिंग के लिए आईटी की इम्पोर्टेंस। राइट। अगर आपको सही तरीके में काफ़ी लंबा समय लॉन्ग विजन में काम करना है, एकदम परफेक्ट आईटी होना और ज़रूरी है। आपको हर तरीका की सॉफ्टवेयर्स मिल जाता है मार्केट में, बट जब तक आप क्लियर नहीं है कि आपको कितना लंबा चलाना है, कितना सही चलाना है और कितना ऑटोमेशन में काम करना है, आपको सही सॉफ्टवेयर चुनने का भी आपको क्लू नहीं होने वाला है। आप जनरल सेक्रेटरी हैं एफडीएसए की, जो कि बहुत बड़ी एसोसिएशन है डायरेक्ट सेलिंग की, और काफ़ी सालों तक संघर्ष किया है एफडीएसए ने टू मेक डायरेक्ट सेलिंग मोर ऑथेंटिक, और आज भी वो उस पर काम कर रही है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनीज़ के साथ। तो सर क्या ऐसा स्ट्रॉन्ग आपकी ड्राइव थी कि आपने एक एसोसिएशन का पार्ट बने डायरेक्ट सेलिंग के, क्या रीज़न था सर? नहीं, ये 2010-11 की बात है। इंडिया में मनी सर्कुलेशन स्कीम्स हर स्टेट में, हर कोने कोने में काफ़ी बड़े लेवल पे पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर दिया, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। लगभग इंडिया में जितना भी उस समय जेन्युइन कंपनी चल रहे थे, उसके ऊपर भी पुलिस एक्शंस होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ उस समय ऐसा कोई रूल्स या कोई मैकेनिज़्म नहीं था सही कौन गलत कौन पहचानने का। तो उस समय तक हमारा करियर 10 साल 11 साल हो गया था। हम काफ़ी ऑल ओवर इंडिया हमारा क्लाइंट बेस थे और इंडस्ट्री में पूरा जानता था। किसी से भी बात करूं, सबका यही डर है, सबका यही ओपिनियन है, क्या हम सच में गलत कर रहे, क्या क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी नहीं है। अगर हम सच में गलत कर रहे हैं तो आज ही बंद करते हैं, अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं तो इसको बचाना कैसे, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सोर्स है ये। तो हमने ये जो सोच में जितने भी लोग हमारा साथ थे, एक लाइक माइंडेड आप कहते हैं, हम 7 लोग मिलकर हैदराबाद में पहला हमने फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन रजिस्टर किया था। फिर वहाँ से हम दिल्ली आए थे। फिर दिल्ली में जितने भी उस समय चल रहे सारे कंपनियों से मिले, साउथ में क्या हो रहा है, नॉर्थ में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा, ये सारे हम चर्चा करके हमने इस एसोसिएशन को खड़ा किया। 2013-14 में सबसे पहली बार उस समय राजस्थान में काफ़ी बिगड़ा हुआ सिचुएशन था और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करके डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक स्टेट गाइडलाइन निकलवाया
आज भी ऑन रिकॉर्ड है। उस गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन पर गवर्नमेंट का लिखा हुआ है कि फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मांगने पे दिया गया है करके। उसके बाद हमारा कंसल्टेशन हुआ था केरला स्टेट से। तो ये मैं केरला- कह सकती हूँ फर्स्ट माइलस्टोन था जो एफडीएसए ने अचीव Right, किया right. राजस्थान गाइडलाइंस। इसमें एफडीएसए के साथ साथ और भी लोगों का प्रयास था, मैं उस सबको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। फिर हमने केरला स्टेट में काम किया, साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया, और 2016 में सबसे पहले बार मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन आया। वो है कंप्लीट गेम चेंजर इन द इंडस्ट्री। उस वक्त तक हमारा कोई पहचान ही नहीं था, फिर तब से हमारा पहचान बनना स्टार्ट हुआ। फिर इंडस्ट्री धीरे धीरे मतलब एक पॉजिटिव नोट पे आया, इसमें अच्छे बुरे चीज़ों की पहचान एक सिस्टम बनी, फिर लोग भी समझने लगा। फिर 16 के बाद बहुत सारे कंपनियों से, एसोसिएशन से, हर जगह से आया फीडबैक, और कंप्लाइंस को एनालाइज करते हुए 2021 पे हमको रूल्स आया। 2011 से 2021 तक ये 10 इयर्स में फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर एफडीएसए की पेनिट्रेशन हुआ। देर आर सो मेनी थिंग्स वी had troubles earlier. Many of the office bearers of FDSA had to sacrifice many things. हमारे ऊपर भी केसेस हुए, हमने फेस किया। कुछ केसेस में हम विटनेस भी बने, कुछ लोगों के लिए हम दुश्मन भी बन गए हैं इस प्रोसेस पे, बट फाइनली वी गॉट द एंड रिजल्ट। जो सरकार से हम उम्मीद कर रहा था वो मिल गया। अब आगे we have to take this forward to the every individual working in the direct selling. सर आपको नहीं लगता 10 साल बहुत लंबा समय लग गया ये सब अचीव करने के लिए? क्या रीजंस आपको लगता है रह गए? अगर वो चीज़ होती तो हम और जल्दी अचीव कर लेते, गाइडलाइंस और जल्दी ये सब हो जाता। मैडम ये इंडस्ट्री ना बाकी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी छोटा है, बट अदरवाइज इस इंडस्ट्री के अंदर पब्लिक लार्ज नंबर में है। सबसे पहला इस इंडस्ट्री पे कंपनीज अपने आप को एक कॉन्फिडेंस में लाने में हम 2-3 साल लग गए, क्योंकि उसमें कोई आने को तैयार ही नहीं था। हमारी कंसल्टेशन जब गवर्नमेंट्स में होने स्टार्ट हुआ, पहला हमको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलता था, तो हमने एक हमारी एक एडवोकेट था दिल्ली से, वो अभी नहीं रहा, अभी एडवोकेट विनोद राणा जी, उसने एक काफ़ी इंटेलिजेंट मूव किया। उसने सारे मिनिस्ट्रीज़ को आरटीआई लगाकर सबसे पहले वहाँ से मैदान क्रिएट किया, और जितना भी आंसर आया रिप्लाई वो सारे कंसल्टेट करके सिंगल आरटीआई फिर पीएमओ को लगाया। फिर वहाँ से हमारा बात फाइल मूव होना स्टार्ट हुई, और जैसा 2014 में ये नया गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट आया, तब से थोड़ा काम ज़्यादा तेज़ी से होना स्टार्ट हुआ। अब सरकार सुन रही है एसोसिएशंस की? सरकार सुन भी रहा है, और जो चाहिए सच्चाई में व्हाट इज़ गुड फॉर द इंडस्ट्री, व्हाट इज़ गुड फॉर द कंज्यूमर, दे आर डूइंग इट। राइट। तो अब सर क्या करने की ज़रूरत है कंपनीज को जो नहीं करा उन्होंने पास्ट में, जो करें और स्ट्रॉन्ग हो, और हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है विद द गवर्नमेंट? और देखिए, मान लो किसी कंपनी का कोई भी दिक्कत हो या कोई समस्या हो, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड एंटरप्राइजेस जनरली कैन नॉट अप्रोच गवर्नमेंट फॉर एवरी स्मॉल रीज़न। राइट। दे नीड ए प्लेटफॉर्म टू अप्रोच, जैसे कि एसोसिएशंस, इंडस्ट्री एसोसिएशंस। इंडिया में जितना भी बिजनेसेस है, इंडस्ट्रीज है, व्यवहार है, सबका अपना अपना एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, इंडस्ट्री एसोसिएशंस होता है, जैसा डायरेक्ट सेलिंग को भी एसोसिएशंस है। अगर कंपनियां कोई भी एसोसिएशन में शामिल करेगा, उनका जब भी कोई दिक्कत आएगा, समस्या आएगा, सो दे हैव अ रेडी प्लेटफॉर्म टू अप्रोच गवर्नमेंट विथ ए कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। राइट। क्योंकि एक कंपनी को स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा तो इंडस्ट्री को आएगा, और इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है तो सारे कंपनी के असर पड़ेंगे। तो इसलिए मैक्सिमम कंपनी जो भी अच्छा खासा चल रहा है,
वो कोई ना कोई एसोसिएशन से वो जुड़ना से, ताकि इंडस्ट्री भी स्ट्रेंथन होगा। एफडीएसए कैसे स्टैंड आउट करता है बाकी एसोसिएशन से? देखिए, हमारा एसोसिएशन बना 2011 से। उस समय ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं था जो इंडियन कंपनीज को सेफ गार्ड कर सकते। नॉट सेफ गार्ड प्रिविलेज दे रहा है या प्रेफरेंस दे रहा है। ओके। उस समय इंडिया में अच्छे खासे इंडियन बेस्ड कंपनीज भी थे। वो कहीं मतलब दे हैव नो प्लेटफॉर्म टू रेज देयर वॉइस। तो उसी मुद्दे पे हमने एफडीएसए बनाया, और आज भी हम वही मोटो से काम कर रहे हैं। और जैसा 10 साल की जर्नी आप सभी जानते हैं, बिकॉज एफडीएसए ने जितना भी काम किया, एवरीथिंग एवरीवन नोस इन द इंडस्ट्री, वी नीड नॉट स्पेशली एक्सप्लेन इट। राइट। हमारा साथ जो जुड़े हुए कंपनीज कैसे हैं वो भी सभी जानते हैं। हमारा वेबसाइट में सारे जानकारी पड़ा है। और हमारी जो मेंबरशिप फ़ीस होगी या हमारी मेंबरशिप की प्रोसेस हो सकता है, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, ये सारे ही बताता है कि एफडीएसए कैसा काम करता है। 2-3 कंपनीज को जब बड़ा लेवल पे दिक्कत भी आया तो एफडीएसए ने जो सपोर्ट किया वो भी सभी जानते हैं। वो मेरे को स्पेशली बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सर, इन बातों से हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बोला इंडियन कंपनीज को सपोर्ट किया, प्रायोरिटी पे रखा, तो क्या इंटरनेशनल कंपनी को एफडीएसए नहीं एफडीएसए मेंबरशिप नहीं देगा या नहीं देगा करके नहीं, जब हमने स्टार्ट किया था उस समय की सिचुएशन वैसा था। ओके। बट वी आर ओपन फॉर एवरीवन एज लॉन्ग एज दे आर। एफडीएसए इज रेडी टू सपोर्ट यस एवरी काइंड ऑफ कंपनी, चाहे Yes. नेशनल हो चाहे Yes. इंटरनेशनल। Yes. सर, एफडीएसए क्योंकि कंपनीज के लिए काम कर रहा है, तो कंपनीज के लिए कितना सपोर्ट एक एसोसिएशन देती है या एफडीएसए देती है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, एसोसिएशन सभी के लिए काम करता है, इंडस्ट्री सेंट्रिक काम करता है। हमारा एफडीएसए के सबसे बड़ा मिशन रहा डिसिप्लिन डायरेक्ट सेलिंग। 2021 में रूल्स आया, लेकिन ये काम हमने 2013 से ही स्टार्ट किया। इंडस्ट्री में और मार्केट में जितने भी गलत हो रहे थे, उसका सबसे पहला हमने अच्छे बुरे पहचान का डूस एंड डोंट्स हमने बनाया। एफडीएसए सबसे पहला अपना गाइडलाइंस बनाया, और हम आपस में हमारी मेंबर कंपनीज पहला उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। 2015 में सब भयंकर लेवल पे क्रिप्टो करेंसी डिस्टर्ब कर रहा था इंडिया में, और हमने नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट लेके आया जिसमें क्रिप्टो करेंसी शामिल करके पूरा मार्केट अवेयरनेस दिया, और उससे जेन्युइन कंपनीज को और नेटवर्कर्स को हमने बचाने की कोशिश किया। हम जो कर सकता हमने उतना काम किया। बाद में 2018 गवर्नमेंट हैज़ मेड एन अनाउंसमेंट दैट दिस इज़ नॉट वैलिड करेंसी इन इंडिया एंड इट शुड नॉट बी पार्टिसिपेटेड इनटू दैट बिजनेस। हमारे से जितना कोशिश हो सकता हमने पहले ही कदम उठाकर किया। कुछ गलत कंपनीज के खिलाफ हम सामने से जाके पुलिस को कंप्लेंट देके वो मार्केट को या कंपनीज को बचाने चक्कर मतलब कोशिश किया। कंपनीज जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम रूल्स क्या है, कैसा फॉलो करना है, क्या आने वाला है, सरकार के साथ क्या बातचीत चल रही है, ये जानकारी हम जानकार रखते हैं, सपोर्ट रखते हैं। उनको कोई भी विषय पे दिक्कत आया, एज ए कलेक्टिव रिसोर्स एसोसिएशन में जितने भी मेंबर्स हैं, हम अपनी तरफ से जो हो सकता है हम सपोर्ट करते हैं। और अगर किसी कंपनी के खिलाफ कोई भी चीज़ मार्केट में गलत हो रहा है, हमारे से जो हो सकता है हम वो सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। एज कंपैरेटिवली पहले जब गाइडलाइंस नहीं थी तब इतनी कंपनीज नहीं थी, हम पास्ट की नहीं, बात पहले बहुत ज़्यादा थे, हम जानते नहीं थे। ओके। हर कोने कोने कंपनीज खुलते थे, 6 महीने 1 साल में वो मतलब निकल जाते थे, हम जानने से पहले निकल जाते थे। बट रूल्स आने के बाद जो भी कंपनियां आ रहे हैं एक स्ट्रक्चर्ड मैनर पे फॉर्म हो रहा है, दे आर कमिंग विथ ए वेरी गुड एंड विजन। अभी आज के डेट में कंपनी खोलना आसान बात भी नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू स्टार्ट ए कंपनी टुडे।
So you need a good amount of investment, you need a long vision, and everyone have to put lot of effort. पहले 1 मंथ में कंपनी खुल जाता था, अभी 6 महीने लगेगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बनाना है, उसका सर्टिफिकेट बनवाना है, लाइसेंस बनवाना है, ट्रेडमार्क बनवाना है, तभी प्रोडक्ट निकलेगा बाहर. ये कोई रूल पहले नहीं था. अब सारे कंप्लायंसेस की इतने सारे रजिस्ट्रेशन सब करवा के आपको कंपनी शुरू करने में कम से कम 6 मंथ्स लगता है, इफ़ यू वांट टू डू इट प्रॉपरली. राइट. सर, आप कंप्लायंस में भी डील करते हैं और आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको आप सर्विसेज देते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज. तो हम ये जानना चाहेंगे कि नॉर्थ में और साउथ की कंपनीज में कुछ मेजर डिफरेंस है वर्किंग स्टाइल में? है डिफरेंस. वे ऑफ डूइंग बिजनेस इन नॉर्थ एंड साउथ ऑलवेज देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन इट. उसमें कोई गलत नहीं है, दोनों कर रहे सही है, लेकिन अपना अपना सोच विचार में, अपना अपना समझने में अंतर है. इसमें साउथ थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं आप, साइलेंटली काम करता है, नॉर्थ में हाइप रहता है थोड़ा. तो सर क्योंकि मैंने जो देखा है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि नॉर्थ की कंपनीज ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाती साउथ में, और साउथ की कंपनीज भी जल्दी से ग्रो नहीं कर पाती है नॉर्थ में. नॉट ओनली फॉर डायरेक्ट सेलिंग, वैसे है नॉर्थ वालों की फीलिंग कुछ और साउथ वालों के ऊपर, वो साउथ वाले इधर आने ही नहीं देते हैं. तो सर कभी ये फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा आफ्टर गाइडलाइंस? नो मैम, इट इज़ गॉट चेंजिंग नाउ, बिकॉज नाउ एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग पैन इंडिया इक्वली. साउथ कंपनीज, नॉर्थ कंपनी, वो फीलिंग अभी नहीं रहा है, बिकॉज कल्चर गॉट चेंज्ड. लीडर इज़ गिवन फ्रीडम टू वर्क इन एवरी कॉर्नर. पहले क्या था, एक दूसरे को पर्सनली मिलकर काम करने वाला काम था. अब पिछले 4-5 साल से, पर्टिकुलरली कोविड से, हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई. सोशल मीडिया पेनिट्रेशन इज़ पीक. सो साउथ वाले हो, नॉर्थ वाले हो, वेस्ट वाले हो, घर में बैठ के फेसबुक में, सोशल मीडिया में मार्केटिंग करके अपनी टीम बढ़ा रहे. सोशल मीडिया में कोई हॉरिजन्स नहीं है. राइट. सो नाउ दैट फीलिंग इज नॉट देयर. क्या परसेप्शन चेंज हुआ है लोगों के बीच में डायरेक्ट सेलिंग को लेके? मैं समझता हूँ 50% हो गया है. जैसा 2021 गवर्नमेंट अपना रूल्स दे दिया, वहाँ गवर्नमेंट का काम हो गया. दे हैव डन देयर जॉब. नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एसोसिएशंस एंड कंपनीज टू मेक इट ए पार्ट ऑफ द रेगुलर एजुकेशन and explain about direct selling system, what law says, what are the provisions in the given law, and what can be an opportunity for every individual in India to make a self-employment. सर एक क्वेश्चन इस चीज़ में आता है जो आपने बोला, इट इज़ ड्यूटी ऑफ FDSA टू गिव एजुकेशन. जहाँ पर कंपनीज हैं, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑलरेडी नेटवर्किंग में आ गए हैं, उस वहाँ तो आपकी ड्यूटी बनती है. बट जो लोग नहीं आए हैं, जो फ्रेशर हैं, जो अभी इंडस्ट्री में घुसे नहीं हैं, वो लोग भी भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन में आ जाते हैं. उसके वही लिए तो क्या? है ना. आप जब एक डायरेक्ट सेलर अपना एस्पिरेंट के पास पहुंचता है, तो सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो परिचय आप करेंगे, तो ये पॉजिटिव या गवर्नमेंट की कानून से शुरू करेंगे कि जैसा मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया टुडे still under the old perception, this is something wrong. Because जब भी कोई कंपनी गलत करके निकल जाता है, मीडिया उसको भयंकर हाइप देता है. तो ये जानकारी पब्लिक के पास है. इस इंडस्ट्री में जितना अच्छे हो रहे हैं, इसका कोई पब्लिसिटी नहीं है. कौन देगा? कोई नहीं देगा. तो ये पब्लिक के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाएगा? हम कोई पैसा खर्च करके मीडिया में एडवर्टाइज भी करें, वो एडवर्टाइजमेंट ही होगा ना. जब तक वो न्यूज़ नहीं होगा, पब्लिक कैसा जानेंगे? सर इसी सिलसिले में 8 मार्च को जो वुमेंस डे पे प्रोग्राम हुआ, FDSA वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट. तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? किस टाइप का वो, कितना सक्सेसफुल हुआ? और मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूँगी सर, वो प्रोग्राम किस बारे में था एंड एवरीथिंग. से हम काफ़ी लंबा समय से वेट कर रहे थे. जो उस इंडस्ट्री की नक्श है, इंडस्ट्री का जो डायमेंशंस हैं, वी वांटेड टू डेमॉन्स्ट्रेट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हम काफ़ी लंबा समय से वेट कर रहे थे, हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला. तो फाइनली वी गॉट दिस ओकेशन.
हमको सही समय वेन्यू वगैरह मिल गया था। हम FDSA और ADSCI 2 एसोसिएशंस मिलके हमने CITI वालों से हमारा सपोर्ट लेकर, ख़ास करके प्रवीण खंडेलवाल जी हमको काफ़ी मदद किया, तो हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाया। दोनों एसोसिएशंस का मेंबर कंपनीज काफ़ी सपोर्ट किया। हम ये करना चाह रहा था कि अभी जो गवर्नमेंट का एक नारा है, लाखपति दीदी, जितना गवर्नमेंट प्रोमो प्रोग्राम्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया और ये सारे जो प्रोग्राम्स है, ये पहले से डायरेक्ट सेलिंग कर ही रहा है, स्किल इंडिया, ऑल दोज थिंग्स, बट वी वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट। सेकंड थिंग, 2021 ऑलमोस्ट स्टेज 4 ऑफ कोविड जो कानून वगैरह आया, तब से हम गवर्नमेंट को धन्यवाद कहने का भी एक अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे थे। सो ये सारे कंसोलिडेट करते हुए हमने एक कोशिश किया और वी आर वेरी लकी, हमको वो मंजूर भी हुआ और 2 मंत्री लोग आए थे। वी आर वेरी सक्सेसफुल टू डेमोन्स्ट्रेट 20,000 plus women entrepreneurs from the direct selling who are at a good level of earning, and we could demonstrate this very good successfully. एक बार ये इवेंट हुआ, दिस हैज़ गॉन टू ग्रास रूट लेवल पेनेट्रेशन। अभी भी कुछ लोग जो हमारी इंडस्ट्री के बारे में गलत समझ में थे, उनका माइंडसेट एटलीस्ट चेंज होना स्टार्ट हुआ। मतलब पहले जैसा नेगेटिव नहीं रहा, अभी हम कुछ बोल रहे तो वो सुन रहे हैं। नॉट ओनली पब्लिक, इवन मेनी गवर्नमेंट एजेंसीज, बिकॉज इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वुड नॉट हैव कम। When that such a big personalities from the government have come, people started giving time to us, thinking about this. At least they are listening to us now. तो सर आपको लगता है कि इस टाइप के प्रोग्राम और होने चाहिए? ज़रूर होना चाहिए और बड़े लेवल पे होना चाहिए। we what the strength we have today is large number of public which you are not able to demonstrate anywhere. Unless until we demonstrate, no one knows about it. आप कितना भी पैसा खर्च करके प्रमोट करिए, वो एडवर्टाइजमेंट ही होगा। तो और कंपनीज को आने की साथ में ज़रूरत है। और एसोसिएशन में कंपनीज आना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ जोड़ना चाहिए। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, हमारी स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। इस इंडस्ट्री से कितने लोगों की रोजगार निकल रहा है, ये नंबर्स गवर्नमेंट को देना चाहिए। सर FDSA के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? क्या FDSA स्ट्रेटेजाइज कर रहा है आने वाले टाइम के लिए? Strategy is very simple. We need to strengthen more, and we need to bring more member companies on board, and we have to see every company doing a uniform, disciplined, direct selling, and for sure legitimate business. क्योंकि एक कंपनी भी गलत करेगा तो सब बदनाम होंगे, इंडस्ट्री बदनाम होंगे। ये वापस रिबिल्ड करना बड़ा समस्या है। सो वी हैव टू मेंटेन इट। वी कैन से दैट साउथ में FDSA काम कर रहा है, नॉर्थ में कर रहा है। व्हाट अबाउट नॉर्थ ईस्ट एंड अदर स्टेट्स, अदर रीजन्स? वी हैव नो रीजन स्पेसिफिक, वी हैव मेंबर्स अक्रॉस इंडिया। एवरी लुक एंड कॉर्नर वी हैव मेंबर्स। कलकत्ता से लेके अहमदाबाद तक हमारा मेंबर्स हैं, नीचे कोयम्बतूर से लेके ऊपर पंजाब तक हमारे पास मेंबर्स हैं। वी आर नॉट एनी रीजन स्पेसिफिक। ओके, FDSA की कुछ इन फैक्ट आवर मेजर कंपनीज आर नॉर्थ। ओके सर, वही जैसे पहले एग्रेशन था FDSA को लेके स्टार्टिंग में जब बहुत प्रोग्राम्स हुए, अब वो बीच में एग्रेशन थोड़ा सा थम गया, तो उसका क्या रीज़न रहा और अब क्या वो एग्रेशन आएगा दोबारा से? नहीं, इसमें एग्रेशन वाले कोई सवाल नहीं आता है। व्हाट इज़ नेसेसरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 2016 गाइडलाइन आने के बाद हमारा मैक्सिमम एफर्ट रहा गवर्नमेंट के साथ टू मेक इट, ब्रिंग इट इनटू ए गेजेट ऑफ, मतलब एक कानून के रूप में बाहर निकलने का। 2019 सबसे पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निकालने तक हमारा प्रयास रहा डायरेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन उसके अंदर इंसर्ट करने का। 2019 जैसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बाहर आ गया 20 समवेयर बिगिनिंग में, देन वी स्टार्टेड कंसल्टिंग फॉर इंडिपेंडेंट रूल्स फॉर डायरेक्ट सेलर्स।
फिर वो 2 साल लग गया। सो वी प्रायोरिटी क्या था? अब प्रायोरिटी गवर्नमेंट के साथ संपर्क रहा, वो हम करते रहे। सो दो वी हैव नॉट डन एनी प्रोग्राम आउटसाइड, बट वी आर ऑन द एक्शन। ओके जैसे 2021 आ गया, देन वी स्टार्टेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। सर, ये जो एक डायरेक्ट सेलिंग के नाम को लेके भी एक था कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग या MLM, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? MLM एक राइट नहीं है वर्ड, कुछ लोग ऐसे- Right or wrong, I cannot judge on it. But as per government and what is defined in the act, the definition of this kind of marketing, they call it as direct selling. How to do this business, what to do, what not to do, they have a clear definitions mentioned and we have to follow it. अब आप बोलने में या अपनी कॉन्वर्सेशन में जो भी नाम यूज़ करें, दैट इज़ अप टू, बट व्हाट लॉ सेज इज डायरेक्ट सेलिंग। तो सर, इज देयर एनी अदर डिमांड्स यू हैव टू मेक टू गवर्नमेंट, या अब सब गाइडलाइंस परफेक्ट है? कुछ है मैडम, बट आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज हियर। वी आर स्टिल इन कंसल्टेशन सम पॉइंट्स कि अभी तक जो बन गई हैं वो चीज़ डायरेक्ट सेलिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ दिक्कत है, इरिटेशंस है। अभी भी कुछ कंपनी है ना, छोटे मोटे लूप होल्स पकड़कर अपनी फ़ायदा के लिए इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहा है। वी आर स्टिल इन कंसल्टेशन टू ब्रिंग मोर स्ट्रिंजेंट रूल्स, नॉर्म्स, सो दैट दिस काइंड ऑफ स्मॉल पतली गली भी नहीं छोड़ना राइट। करके हम अभी का संपर्क में हैं। मे बी आफ्टर दिस इलेक्शन, जैसा कि पिछले साल अमेंडमेंट आया था, नेटवर्क ऑफ सेलर्स, राइट। so it's a big clarity. Like that, some more clarity, we are in consultation now. Let's hope maybe end of this year we'll get. FDSA की अगर कोई मेंबरशिप लेना चाहती है कोई कंपनी, तो क्या रूल्स या क्या क्वालिफिकेशंस हैं जो होने चाहिए उसके पास इन ऑर्डर टू टेक द मेंबरशिप? FDSA मेंबरशिप के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स तो नहीं है मैडम। जैसा गवर्नमेंट की रूल्स आ गया वही हमारा ही हो गया, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जो भी कंपनी FDSA में ज्वाइन करना चाहता है या मेंबर लेना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म एक है, वो 10 पेज का है, वो डाउनलोड करके वो फिलअप करके उनके जितने भी अटैचमेंट्स हमने स्पेसिफाई किया है वो सारे अटैच करके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ हम 25,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं स्क्रूटनी फ़ी के लिए। जैसा एप्लीकेशन हमारे पास आ गया, वो सारे जानकारी रिव्यू करने के बाद जो भी विषय में या डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी चाहिए या समथिंग मिसिंग है, हम कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करके वो पूरा करते हैं। और एज़ पर क्राइटेरिया अगर हर चीज़ सही है, हम मेंबरशिप ऑफ़र करते हैं। कंपनी पहला साल मेंबरशिप फ़ी के लिए 2 लाख रुपया देना होगा और अगला साल से 1 लाख रुपया। और FDSA चलाने का यही रेवेन्यू है और इसी से हम पूरा FDSA चलाते हैं। सर, जैसे आपने स्क्रूटनी फ़ी की बात करी, तो किस टाइप की स्क्रूटनी होती है, क्या आप चेक करते हैं? जितना डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किया वो सारे हम चेक करते हैं और एज़ पर एज ए लेजिटिमेट बिजनेस वेदर इट इज़ फॉलोइंग एवरी डॉक्यूमेंट इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट। कुछ कमी है तो हम वो रेक्टिफाई करने का या पूरा करने का हम सपोर्ट करते हैं, ताकि ही फॉलोस एवरीथिंग बाय लॉ। और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया, हम समझेंगे या समझाएंगे, ऐसा। सर, मूविंग ऑन टू कंप्लाइंसेस, क्योंकि आपको 20 सालों का अनुभव है, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या ऐसी मेजर गलतियां हैं जो एक कंपनी कर रही है, आजकल जो कंपनीज हैं वो कर रही हैं? जनरली क्या होता है इस इंडस्ट्री में, जितना भी नया कंपनी आते हैं, मोर देन 50% कोई भी एक बड़ा लेवल के लीडर या नेटवर्कर ही स्टार्ट करता है। उसका काफ़ी लंबा समय से सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन मैनेजमेंट और कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस जनरली कम ही रहता है। सो दे हायर रिसोर्सेस टू रन द ऑफिस ऑपरेशंस एंड कंपनी ऑपरेशंस, और ये मार्केट लगे रहते हैं।
जैसा डायरेक्ट सेलिंग है, मतलब जैसा जनरल ट्रेडिंग है, वैसा डायरेक्ट सेलिंग भी एक ट्रेड है, बट इट हैज़ सर्टन एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस टू बी फॉलोड। ये इग्नोर कर देते हैं, मतलब जाने अनजाने छोड़ देते हैं। जब बिजनेस एकदम बड़ा लेवल पे होगा ये भारी पड़ जाता है, तो कंप्लायंसेस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। 2021 जैसा डायरेक्ट सेलिंग रूल्स इंडिया में आया, सब लोग खुश हो गए कि यस हमारे ऊपर अभी लीगल हो गया, हम कानून आ गया, लेकिन कितने लोग कानून फॉलो कर रहे हैं ये बड़ा सवाल है आज की डेट में। आज तक बहुत सारे कंपनीज को ये तक खबर नहीं है कि कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब इंडिया में बिजनेस करना है क्या क्या कानून को फॉलो करना है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्या कानून हैं जिनको फॉलो करना चाहिए एक कंपनी को एथिकली प्रैक्टिस करने के लिए। ये इसमें ना 10 से 12 कानून के अप्लाई होता है। सबसे पहला शुरुआत है कंपनीज एक्ट, जिसमें आपको कंपनी रजिस्टर करना है, प्राइवेट लिमिटेड हो गया या LLP हो गया। जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाहता है ये सेंट्रल एक्ट पे प्राइवेट लिमिटेड, LLP या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करना ज़रूरी है। बहुत सारे कंपनी आज भी प्रोपरेटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म करके अपनी लोकल लेवल पर रजिस्ट्रेशन करके पैन इंडिया बिजनेस कर रहा है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, मतलब ये आगे जाके आपको नुकसान करने वाला है। प्रोपराइटरी पार्टनरशिप का काम करने का तरीका ही अलग है और वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए सजेस्टेबल बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आता है आपको इंटेलेक्चुअल राइट्स एंड पेटेंट्स वाली, जिसमें आपका ब्रांडिंग ट्रेडमार्क करना ज़रूरी है। फिर आपका इनकम टैक्स एक्ट, आपको पैन आएगा और जितना भी आप कमीशंस पेमेंट करेंगे या जो भी पेमेंट करेंगे TDS रूल अप्लाई करना है। फिर GST तो आएगा ही आएगा आपको। सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करेगा। आपका जो भी प्रोडक्ट्स हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को फॉलो करना चाहिए और FSSAI लगेगा या आयुष लगेगा आपकी प्रोडक्ट्स पर। फिर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लगेगा और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 लगेगा। इतने सारे एक्ट फॉलो करना है और भी है कुछ। और अगर ये सब फॉलो नहीं करती है कंपनी तो क्या हो सकता है? कंप्लायंसेस में कॉम्प्रोमाइज़ है, वो कभी भी दिक्कत कर सकता है। तो बेहतर होगा कि ये सब हम फॉलो करके चलें। करना चाहिए। वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। राइट सर, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर कैसे सही रखना चाहिए? सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, क्लैरिटी होना चाहिए। कंपनी जो हर चीज़, हर ट्रांजैक्शन, हर प्रोसेस सबका अपना अपना चॉइस होता है नियम के हिसाब से करने का। वो सबसे पहला वो सोच विचार क्लियर होना चाहिए कि ये प्रोसेस ऐसा होना चाहिए और ये प्रोसेस अपनी IT टीम को, IT सर्विस प्रोवाइडर को देना चाहिए। वो एज इट इज़ बनना चाहिए। बन गया तो सब सही है। अगर वो किसी भी हाल में नहीं बन पाया या प्रोसेस ही सही नहीं बनाया तो वो काम नहीं करेगा। राइट, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट। हाँ, आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको क्लियरिटी होना चाहिए और वही सेम आपको डेवलप करवाना चाहिए। राइट, और उसको चेक कैसे करें कि सही है या नहीं है? जैसा आपने प्रोसेस डिफाइन किया वैसा ही चेक करते हैं। एज पर द प्रोसेस डिफाइंड रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा है। सर, अगर सॉफ्टवेयर किसी का नहीं चल रहा है, किसी कंपनी का, तो क्या करना चाहिए एक कंपनी को? अगर सॉफ्टवेयर दिक्कत कर रहा है या जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है तो कंपनी को बिज़नेस सही करने के लिए सॉफ्टवेयर माइग्रेट करना चाहिए नया सर्विस प्रोवाइडर के साथ। अगर अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है तो हमने इस तरह अपॉर्चुनिटी पहले भी हमें बहुत मिला है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें सक्सेस करके दिया है। कंपनी की पूरा बिज़नेस रिक्वायरमेंट, बिज़नेस प्लान, पूरा चीज़ समझ लेते हैं। नया सॉफ्टवेयर बनवा कर पुराना सॉफ्टवेयर से डेटा माइग्रेट करके अप एंड रन करके देते हैं। तो ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, हम कर भी रहे हैं, बड़ा लेवल पे कर रहे हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगी क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है
क्या अभी भी कंपनीज जब आती हैं आपके पास सॉफ्टवेयर बनवाने, तो आप क्या चेक करते हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है? क्या वो ठीक ज़रूरी भी है एक आईटी कंपनी के लिए? ठीक एथेंटिक मैं नहीं बोल सकता, एथेंटिक हो या नहीं हो, सही है नहीं है उतना मैं चेक कर लूँगा। जो प्लान बना रहे हैं वो सच में वायबल है नहीं है, उसमें जो इनकम ऑफ़र कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको लॉजिक डेवलप करना है ना। बिल्कुल। जो प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं क्या वो एक्चुअली सही है, एज़ पर इंडियन लॉ जो है लॉ ऑफ लैंड फॉलो करता है नहीं करता है। जहाँ तक हमारी जानकारी है हम पहचान लेते हैं, संतुष्ट हो तो हम आगे बढ़ते, नहीं तो नहीं करते हैं। अगर कोई आईटी कंपनी इन चीज़ों को चेक नहीं करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपको लगता है? वैसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस आईटी कंपनी के लिए होगा नहीं, लेकिन आप जानते हुए गलत नहीं करना, ये हमारी नियम है। एथिक्स। हाँ, नियम समझ सकते हैं। ओके। हाँ। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आईटी के पर्सपेक्टिव से क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए उन्हें? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक मास पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस है। कंपनी कहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स कहीं और कहेगा, वो कभी पर्सनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आया होगा नहीं आया होगा, मालिक कौन है, मैनेजमेंट कौन है, कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि ये सारे बिजनेस रिमोटली होने वाला है। कोई भी कंपनी की एक डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास पहुंचा होगा, अपना प्रोडक्ट, अपना प्लान, पूरा सिस्टम समझाया होगा, अगर वो सेटिस्फाई हुआ वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा। जब वो रिमोटली काम कर रहा है उसको इतना विश्वास होना चाहिए कि उनको जो दिया गया लॉगिन के अंदर उसकी बिजनेस का सारे जानकारी ट्रांसपेरेंट के साथ अवेलेबल होना चाहिए। जब तक बिजनेस इन्फॉर्मेशन उनको रियल टाइम ट्रांसपेरेंस के साथ मिल रहा है, वो कंपनीज के साथ पूरा विश्वास करेगा तो ज़ोर लगाकर काम करेगा। सर, इसमें और थोड़ा डीप जाते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या ट्रांसपेरेंसी एक कंपनी को रखनी चाहिए? जो उनको अब मेहनत के हिसाब से जो बनाए बाय अरे टीम, और टीम के अंदर हो रहा है जो भी बिजनेस एक्टिविटी, उसकी नंबर्स, ट्रांजैक्शंस, कमीशन एज पर बिजनेस प्लान, और जो भी डिडक्शंस होगा, ये सारे जानकारी नंबर्स कभी भी एक्यूरेट रहना चाहिए। जो प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं, सेल हो रहे हैं, उसकी इनवॉइस, उसकी डिलीवरी स्टेटस, ये सारे चीज़ें। और मान लो कभी कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, वो उनको फैसिलिटी होना चाहिए कंपनी को वो सपोर्ट सेंटर कांटेक्ट करने का, वो टाइमली रिजॉल्व होना। ये सारे फैसिलिटी मतलब आदमी अपनी जगह बैठकर बिजनेस कर सके, किसी भी चीज़ में किसी की विषय पे कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे, अपने आप चलता रहना चाहिए। ये बिज़नेस ऐसा है 24/7 365 डेज चलने वाला है। इसका बेस्ट एग्जांपल कोविड का टाइम, लॉकडाउन में सारे कंपनी सबसे ज़्यादा टर्नओवर पहले कभी नहीं किया था, उतना बिजनेस किया है। तो आईटी सिस्टम हो या कंपनी हो, सपोर्ट सिस्टम हो, एवरीथिंग हैज़ टू बी equipped well enough to deliver the best। राइट। जब तक पूरा प्रोसेस अपने आप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ते जाएगा। और कोई चीज़ डिपेंडेंसी हो गई और वो डिलीवरी टाइमली नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वो एक हर्डल बन जाता है। सर, आपको क्या लगता है कंपनीज को अपना सॉफ्टवेयर या अपना आईटी सेक्टर कैसे सही करना चाहिए? कैसा करना चाहिए मतलब उनका जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, प्रोसेस हैं, मैक्सिमम चीज़ें ऑटोमेशन में लाना चाहिए, किसी ह्यूमन डिपेंडेंसी से अवॉइड करना चाहिए। और हर चीज़ पे चेक्स एंड बैलेंसेस होना ज़रूरी है, और टाइमली सर्विसेज की डिलीवरी होने का तैयारी में रहना चाहिए। अगर इस चीज़ में कोई कमी है, तुरंत अपने आईटी को अपग्रेड करें, ताकि उनका जो टाइम एंड एनर्जी है सेल्स एंड मार्केटिंग में लगाए, ताकि बैक एंड ऑपरेशंस अपने आप चल सके। राइट। और कंप्लेंट्स को कैसे सर डील करें अगर कोई कंप्लेंट आती है कंपनी के पास? कंप्लेंट एक मैं समझता हूँ, अगर किसी ने कंपनी को कंप्लेंट कर रहा है, वो कंप्लेनेंट ना हमारी कस्टमर से ज़्यादा
प्रिविलेज देना चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, हमारे साथ हज़ारों लोग काम करते हैं। कुछ लोगों को मान लीजिए हमारी से कोई दिक्कत है, वो विषय प्रोजेक्ट का हो सकता है, कोई भी और विषय में हो सकता है, जिसको ये बात ठीक नहीं लगा वो केवल छोड़ के जाएगा। क्यों हमको क्यों बोलेगा, नहीं बोलेगा, वो उनको अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, नाराज़ हुआ, निकल गया। अगर कोई व्यक्ति अपनी टाइम लेकर कंपनी को कंप्लेंट करने आया, मतलब ये व्यक्ति हमारा कंपनी में एक जो भी है वो सुधारना चाहता है, हमारा गलतियां हमको बोल रहा है और बाकी सारे चीज़ों से ये संतुष्ट है। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, मतलब दैट पर्सन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी, ही हैज़ टेकन पेन, टाइम एंड एनर्जी टू ब्रिंग इनटू आवर नोटिस व्हाट इज़ रॉन्ग। अदरवाइज हु विल टेल अस? हम तो अपनी जगह बैठे हैं, हमारे से कोई गलती हुआ हमको कौन बताएगा? एक व्यक्ति आया, सब लोग निकल गया। ये एक व्यक्ति इतना इम्पॉर्टेंट है, हम कस्टमर से ज़्यादा ध्यान उसको देना पड़ेगा और कंप्लेंट को रिसीव करना पड़ेगा, टाइमली रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये मेरा सजेशन है। बिल्कुल सही है। जनरली कंपनी क्या करते हैं, कंप्लेंट के ऊपर मतलब दे डोंट एक्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट एंटरटेन कंप्लेंट्स, और उल्टा उसके ऊपर कुछ ना कुछ खिलाफ करते रहते हैं। तो ऐसा करेगा तो अगर मान लो किसी आप हमारे कोई गलती हुआ, हमको आगे कोई कंप्लेंट ही नहीं करने नहीं आएगा। इट्स नॉट करेक्ट। सर, हम आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे, कितने लोग काम करते हैं और किस तरीके से आप काम करते हैं उसमें? हमारा कंपनी है हैदराबाद से, तेलंगाना स्टेट में आता है। मेरे साथ अभी 60+ डेवलपर्स हैं, हमारा पूरा टीम है। ओके। और उसमें आधा से ज़्यादा लोग मेरे साथ 10 साल के ऊपर से जुड़े हुए, काफ़ी सीनियर्स हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। सो जो भी विषय हो वो अपने आप ग्रैस्प करके सॉल्यूशन बना लेता है, और नया नया चीज़ करने में काफ़ी एस्पिरेंट रहते हैं, R&D करके नया नया चीज़ें बना भी लेते हैं। सर, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करते हैं उसमें? हम कम्प्लीटली लाइसेंस्ड वर्जन्स में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। हमारा टेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय है, हर 2-3 साल में बदलता रहता है। ओके। और पिछले साल से हम .NET कोर में अभी काम कर रहे हैं, और मोबाइल डेवलपमेंट कम्प्लीटली गूगल फ्लटर में कर रहे हैं। मिडिल लेयर पूरा वेब APIs में काम करता है, एनक्रिप्टेड विथ टोकन ऑथेंटिकेशन। और जब डेटाबेस की बात आता है तो MS SQL सर्वर हमारा बैकएंड रहेगा, और मैक्सिमम प्रोग्रामिंग पार्ट जो है, लॉजिक बिल्डिंग जो है, वो डेटाबेस ड्रिवन ही रहता है। फ्रंट एंड केवल एक स्किन लेयर है, क्योंकि हर 2-3 साल में टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो केवल आपको फ्रंट एंड स्किन ही तो बदलना है, बैक एंड एज स्टेबल रहेगा। ओके सर, मैं जानना चाहूँगी कि कितनी कंपनीज़ आपके साथ जुड़ी हैं, कितनी कंपनीज़ के लिए आपने इतने टाइम से काम किया, और ऐसी भी क्या कंपनीज़ हैं जो बहुत लंबे समय से आपसे सर्विसेज ले रही हैं? मैडम, टोटल नंबर कभी टैली नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं इस वक्त हमारा 100+ क्लाइंट एक्टिव है डायरेक्ट सेलिंग में, और जो अदर देन डायरेक्ट सेलिंग है एक 15-20 तक होंगे जो मॉडर्न ट्रेड की काम करता है। सर, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय से आपके साथ जुड़ी हैं? यस मैडम, मेरे पास हम पिछले 15 साल उसके ऊपर 15 ईयर एंड अबो आई कैन काउंट 2 क्लाइंट्स, ओके, एंड 10 ईयर एंड अबो आई कैन काउंट अराउंड 12 क्लाइंट्स। ओके। और आप जानते हैं इस इंडस्ट्री में कोई कंपनी इतना लंबा समय टिकना ही मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन हमारा ये एक अचीवमेंट है, कंपनीज लंबा समय तक रहे और वो हमारा साथ रहे। हमको अपॉर्चुनिटी मिला कि इतना लंबा समय हम सर्विस भी कर सकें। सर, क्या आपकी ऐप भी कोई है? हाँ, ऐप है ना, मोबाइल ऐप्स बनाते हैं हम लोग। ओके। तो सर, जनरली जो सुनने में आता है कि कंपनीज़ का बिलिंग सॉफ्टवेयर अलग होता है, ऐप अलग होती है, और वैसे सॉफ्टवेयर अलग होता है, और उनका बीच में कोई लिंक नहीं होता, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये कुछ है प्रोसेस मार्केट में कुछ कंपनीज के साथ, लेकिन हमारा वैसा नहीं है। हमारा कभी भी बैकएंड
एक ही रहेगा, स्टेबल, मतलब वन सोर्स ओनली। रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेबसाइट भी बनाते हैं, मोबाइल ऐप भी बनाते हैं, और जो फ्रेंचाइजी बिलिंग है, स्टॉक पॉइंट बिलिंग है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे एक ही डेटाबेस से इंटरकनेक्टेड रहेंगे और रियल टाइम काम करेंगे। हमारा एप्लीकेशन अलग नहीं रहेगा, जिधर भी ट्रांजैक्शन हो ओरिजिनल डेटाबेस से ही रिकॉर्ड होगा और हर जगह वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। इस तरह जो आप जो कह रहे हैं, इस तरह जो चल रहे हैं पहले, ये हमने कुछ कंपनियां माइग्रेट करके नया सॉल्यूशन भी हमने बनाकर रिसेंटली हमारा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। सर, इसको हम सिंप्लीफाइड भाषा में समझना चाहेंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कंपनी के लिए? कॉम्प्लिकेशन मतलब आपको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, अब रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आप काउंटर पे बिलिंग किया, जीनियोलॉजी में बीवी दिखने में लेट है, तो आप रिलैक्स नहीं हो सकता ना। राइट। हाँ, क्लोजिंग का टाइम है और आपको बीवी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बिजनेस वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो आपको एक इनस्टेबल हो जाएंगे ना कि मेरा बनेगा नहीं बनेगा, आएगा नहीं आएगा। क्या इसी वजह से स्लो हो जाता है कई कंपनीज का सॉफ्टवेयर जब बिलिंग हो एट सकता द है, एंड ऑफ पेमेंट? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट सिस्टम्स। क्योंकि प्रोसेस कुछ अलग जगह है, डेटा को चाहिए जगह है। जब मोर ट्रैफिक आता है, मतलब क्लोजिंग टाइम जो पीक ट्रैफिक आता है, तो सिस्टम स्लो डाउन हो जाते हैं। सर, आपने जितनी कंपनी इसके लिए काम किया है कि कितना बड़ा नेटवर्क आपकी कंपनी संभाल सकती है अभी तक? हमारा एक्सपीरियंस रहा 80 लाख नेटवर्क तक हमने एक्सपीरियंस किया, और बिना कोई दिक्कत, बिना कोई इश्यू हमने हैंडल भी किया। 80 लाख नेटवर्क के ऊपर भी पे आउट हमने 1 घंटे के अंदर प्रोसेसिंग करके दिया, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्लान हो। वैसे 40 लाख भी हमने एक्सपीरियंस किया, 30 लाख भी किया, और मोर देन 10 लाख तो बहुत सारे कंपनीज का हमने किया है। तो मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है एक आईटी कंपनी के लिए। आप क्या कहेंगे कि कितना एक्सपर्टीज़ चाहिए एक आईटी कंपनी को इस टाइप का आउटपुट देने के लिए? एक्सपर्टीज़ तो ज़रूर चाहिए मैडम, क्योंकि हैंडलिंग सच ए लार्ज नेटवर्क एंड दिस काइंड ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस you will never find an opportunity outside direct selling. आप कोई भी दूसरा ई कॉमर्स साइट हो या दूसरा हो, करोड़ों में यूज़र्स हो सकते हैं, लेकिन वहाँ एक दूसरे का कोई रिलेशन नहीं होता है। राइट। यहाँ पर जो नेटवर्क हायरार्की है या उसके अंदर जो नंबर्स और कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, रैंकिंग सिस्टम रियल टाइम में लेके आना, ये कोई मामूली बात नहीं, ये केवल डायरेक्ट सेलिंग में ही होता है। सर, आपको क्या लगता है नेटवर्किंग के दीवाने एक शो जो है, जो डायरेक्ट सेलिंग में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी कोई काम कर रहा है, कैसे भी एसोसिएटेड है, उसकी बारीकियों को समझाने का काम कर रहा है, तो वो किस हद तक सक्सेसफुल है और कितना ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के लिए? डेफिनेटली ज़रूरी है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में दे रहा है। तो अगर लोगों तक कोई भी एजुकेशन पहुंचना है, आपको इस तरह टॉक शोस होना ज़रूरी है। आप जो प्रयास कर रहे हैं ये बहुत अच्छी प्रयास है, और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूं और मैं आपको धन्यवाद भी कहता हूं। इस तरह इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे विषय है, आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करना है और सबके तक पहुंचाना भी है। बिल्कुल सर। सर, आप शो पर आए, हमारा इट्स आर प्रिविलेज कि हम आपको आपकी बातें रख पाए, क्योंकि जो वो बहुत ज़रूरी हैं डायरेक्ट सेलर्स तक और उनकी कंपनीज तक पहुंचना। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू।